इस वीडियो में बात करते हैं डीएसए की, यानी डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स की। डीएसए क्या होता है? ये कंप्यूटर साइंस का एक फंडामेंटल भाग है जो कि आपके प्रोग्रामिंग का जो लेवल है उसको थोड़ा सा और अच्छा बना देता है। यानी कि प्रोग्रामिंग क्या होता है? कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का तरीका होता है प्रोग्रामिंग ही हमें सलूशन देता है किसी भी प्रॉब्लम का। वहीं पर अगर कोई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स है तो उसको सिस्टमेटिकली किस तरीके से सॉल्व किया जाए, उसके बारे में, उसके सलूशन को कैसे सोचा जाए, इसके लिए हमें जो डीएसए है वो मदद करता है। यूजिंग द राइट डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम मेक्स योर प्रोग्राम रन फास्टर, स्पेशली व्हेन वर्किंग विथ लॉट्स ऑफ डेटा। तो अगर आपने राइट डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम को स्टडी किया है तो एल्गोरिथम की मदद से ही आपका डेटा स्ट्रक्चर सही बनता है और इसकी वजह से आप अपने प्रोग्राम को तेज़ी से रन करा सकते हैं। कीपिंग डीएसए कैन हेल्प यू परफॉर्म बेटर इन जॉब इंटरव्यूज़, और ये आपको जॉब इंटरव्यूज़ में बहुत मदद करता है क्योंकि अधिकतर कंपनियों की रिक्वायरमेंट डीएसए होती है। इंट्रोडक्शन टू डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम। तो डेटा स्ट्रक्चर क्या है? डेटा स्ट्रक्चर इज अबाउट हाउ डेटा कैन बी स्टोर्ड इन डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। तो डेटा स्ट्रक्चर का मतलब है कि डेटा किस तरीके से डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में स्टोर किया जा सकता है। और एल्गोरिथम का मतलब है इज़ अबाउट हाउ टू सॉल्व डिफरेंट प्रॉब्लम्स। एल्गोरिथम्स का मतलब है किस तरीके से डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए, ऑफन बाय सर्चिंग थ्रू एंड मैनिपुलेटिंग डेटा स्ट्रक्चर्स। तो उसमें टेक्निक है कि किस तरीके से सर्च किया जाए, किस तरीके से डेटा का मैनिपुलेशन किया जाए स्ट्रक्चर्स में। Theory about data structure and algorithms helps us to large amounts of data to solve problems efficiently. What are data structures? Data structure is a way to store data. Data structure का मतलब है ये एक तरीका है डेटा को स्टोर करने का। We structure data in different ways depending on what data we have and what we want to do with it. Let's first consider an example without computers in mind, just to get an idea. तो एक एग्जांपल ये बता रहा है जिसमें कि हम लोग कंप्यूटर को दिमाग में नहीं रखेंगे और अपने तरीके से डेटा को रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे कि इफ़ वी वांट टू स्टोर डेटा अबाउट पीपल वी आर रिलेटेड टू, जैसे कि एक डेटा है जिसमें हम पीपल एक दूसरे से संबंधित हैं। जैसे कि वी यूज़ ए फैमिली ट्री हम लोग इस्तेमाल यहाँ पर करेंगे एज डेटा स्ट्रक्चर। वी चूज़ अ फैमिली ट्री एज द डेटा स्ट्रक्चर बिकॉज वी हैव इन्फॉर्मेशन अबाउट people we are related to and how they are related to, and we want an overview so that we can easily find an स्पेसिफिक फैमिली मेम्बर सेवरल जनरेशन्स बैक। तो यहाँ पर पूरा फैमिली ट्री के बारे में बताया जा रहा है, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो ये फैमिली ट्री है। विथ सच ए फैमिली ट्री डेटा स्ट्रक्चर विजुअली इन फ्रंट ऑफ यू, इट इज़ ईजी टू सी। फॉर एग्जाम्पल, हु माई मदर्स मदर इज़, इट इज़ एम्मा, राइट? बट विदाउट द लिंक्स फ्रॉम चाइल्ड टू पेरेंट्स that this data structure provides, it would be difficult to determine how the individuals are related. तो ये इस तरीके से आपको पता चल रहा होगा कि जो मेरी मदर है वो कौन है और उनकी मदर कौन थी, इससे आपको पता चल रहा होगा। तो डेटा स्ट्रक्चर गिव्स अस द पॉसिबिलिटी टू मैनेज लार्ज अमाउंट्स ऑफ डेटा एफिशिएंटली फॉर यूजेस सच एज लार्ज डेटाबेस एंड इंटरनेट इंडेक्सिंग सर्विसेज। Data structures are essential ingredients in creating fast and powerful algorithms. They help in managing and organizing data, reduce complexity and increase efficiency. In computer science, there are two different kinds of data structures. कंप्यूटर साइंस में दो डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं। एक प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स है और दूसरा एब्स्ट्रैक्ट डेटा स्ट्रक्चर है। प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है? प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स आर बेसिक डेटा स्ट्रक्चर्स प्रोवाइडेड बाय प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस to represent single values such as integers, floating point numbers, characters and booleans. जो प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर होते हैं इसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस प्रोवाइड करती हैं ताकि सिंगल वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट किया जा सके, जैसे कि इंटीजर हो गया, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स हो गया, कैरेक्टर्स हो गया, बूलियंस हो गया। वहीं एब्स्ट्रैक्ट डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है? ये हायर लेवल डेटा स्ट्रक्चर होता है दैट आर बिल्ट यूजिंग प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, जिनको बनाया जाता है प्रिमिटिव डेटा टाइप्स की मदद से, एंड प्रोवाइड मोर कम्प्लेक्स एंड स्पेशलाइज्ड ऑपरेशन। और ये जो है ज़्यादा कम्प्लेक्स और स्पेशलाइज्ड ऑपरेशन प्रोवाइड करते हैं। सम कॉमन एग्जांपल्स ऑफ एब्स्ट्रैक्ट डेटा स्ट्रक्चर्स इंक्लूड एरेज, लिंक्ड लिस्ट, स्टैक्स, क्यूज, ट्रीज एंड ग्राफ्स। कुछ एब्स्ट्रैक्ट डेटा स्ट्रक्चर्स हैं जैसे कि एरेज हो गया, लिंक्ड लिस्ट हो गया, स्टैक्स हो गया, क्यूज हो गया, ट्रीज हो गया एंड ग्राफ्स हो गया। अब बात करते हैं एल्गोरिथम्स की। एन एल्गोरिथम इज ए सेट ऑफ स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस टू सॉल्व अ गिवन प्रॉब्लम और अचीव अ स्पेसिफिक गोल। एल्गोरिथम का मतलब होता है कि किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्टेप बाय स्टेप जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं इसी के सेट को एल्गोरिथम्स कहा जाता है। अ कुकिंग रेसिपी, जैसे एग्जांपल में है, कुकिंग रेसिपी रिटेन ऑन ए पीस ऑफ पेपर इज एन एग्जांपल ऑफ एल्गोरिथम। जैसे कुकिंग रेसिपी होती है कि कैसे कौन सा रेसिपी बनाना है, तो स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस होता है। जैसे आपको यहाँ पर लिख रहा होगा कि सबसे पहले पोटैटो कट करना है, उसके बाद
उसके बाद 10 मिनट के लिए उसे वाटर में छोड़ देना है, फिर पोटैटो को ड्राई करना है, फिर पोटैटो को हॉट ऑयल में करीब 300 डिग्री फ़ारेनहाइट में या फिर 150 डिग्री सेल्सियस में 3 मिनट तक उसे गर्म करना है। तो ये सारे स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि पोमेस फ्रूट्स फ्राइड्स रेसिपी बनाने के लिए होते हैं। तो ये जो इंस्ट्रक्शंस है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, इसी को एल्गोरिथम्स बोलते हैं, ताकि कम्प्लेक्स प्रॉब्लम यानी कि ये जो रेसिपी है इसको बनाया जा सके। तो कंप्यूटर साइंस में भी ये होता है। When we talk about algorithms in computer science, the step-by-step instructions are written in programming languages, and instead of food ingredients and algorithm uses data structures। ठीक है, तो यहाँ पर जो फूड आइटम्स लिखे हुए हैं, फूड इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए, इनकी जगह पर आप ये डेटा स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे एरे हो गया, लिंक्ड लिस्ट हो गया, ये सब डेटा स्ट्रक्चर्स हैं। Algorithms are fundamental to computer programming as they provide step-by-step instructions for executing tasks. An efficient algorithm can help us to find the solution we are looking for and to transform a slow program into a faster one। ये सब फ़ायदे इसके बता रहा है कि कैसे एल्गोरिथम्स का काम होता है, किसी टास्क को एग्जीक्यूट करता है स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस के ज़रिए, और किसी स्लो प्रोग्राम को ये फास्ट बना सकता है। बाय स्टडिंग एल्गोरिथम डेवलपर्स कैन राइट बेटर प्रोग्राम्स। तो एल्गोरिथम्स की स्टडी करने के बाद डेवलपर जो है ज़्यादा अच्छे से प्रोग्राम लिख सकते हैं। जैसे कि एल्गोरिथम एग्जांपल हैं, फाइंडिंग द फास्टेस्ट रूट्स इन जीपीएस नेविगेशन सिस्टम। जीपीएस नेविगेशन सिस्टम होता है, इसमें जो फास्टेस्ट रूट है उसको पता करने के लिए आप एल्गोरिथम्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेविगेटिंग एन एयरप्लेन और ए कार, किसी कार को नेविगेट करना है, एयरप्लेन को नेविगेट करना है, वहाँ पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फाइंडिंग व्हाट यूजर सर्च फॉर, सर्च इंजन में जैसे इस्तेमाल होता है, उस चीज़ को पता करना कि यूज़र क्या सर्च करेगा, सर्च करता है। सॉर्टिंग फॉर एग्जांपल, सॉर्टिंग मूवीज़ बाय रेटिंग, रेटिंग के जरिए मूवी को अगर आपको सॉर्ट करना है तो वहाँ पर आप एल्गोरिथम्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। द एल्गोरिथम वी विल लुक एट in this tutorial are designed to solve specific problems and are often made to work on specific data structures. For example, bubble sort algorithm is designed to sort values and is made to work on arrays। तो एग्जाम्पल बता रहा है, जैसे बबल सॉर्ट एल्गोरिथम है, इसको डिज़ाइन किया गया है वैल्यूज़ को सॉर्ट करने के लिए, और ये एरे पे ज़्यादा अच्छे से काम करता है। तो इस सभी को हम लोग देखने वाले हैं। डेटा स्ट्रक्चर्स टुगेदर विथ एल्गोरिथम्स। अब डेटा स्ट्रक्चर को एल्गोरिथम के साथ पढ़ने से क्या होता है, डेटा स्ट्रक्चर इज़ नॉट worth much if you cannot search through it or manipulate it efficiently using algorithm। डेटा स्ट्रक्चर की कोई वैल्यू नहीं है, इससे कोई फ़ायदा नहीं है अगर आप उस पर एल्गोरिथम का इस्तेमाल ना कर पाए तो। ठीक है, इसलिए एल्गोरिथम ज़रूरी होता है डेटा स्ट्रक्चर के साथ पढ़ना। एंड एल्गोरिथम इन दिस ट्यूटोरियल आर नॉट वर्थ मच विदाउट ए डेटा स्ट्रक्चर। वही हाल एल्गोरिथम का भी है, अगर आपने एल्गोरिथम को डेटा स्ट्रक्चर पे अप्लाई नहीं किया तो आपको एल्गोरिथम का फ़ायदा नहीं मिलेगा, और आपने अगर डेटा स्ट्रक्चर पढ़ लिया, एल्गोरिथम नहीं पढ़ा, तो आपको डेटा स्ट्रक्चर का प्रॉफिट नहीं मिलेगा। तो दोनों को पढ़ना जरूरी है। तो DSA इज अबाउट फाइंडिंग एफिशिएंट वेज टू स्टोर एंड रिट्रीव डेटा, टू परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन डेटा एंड टू सॉल्व स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स। बाय अंडरस्टैंडिंग DSA यू कैन डिसाइड विच डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम इज बेस्ट फॉर गिवन सिचुएशन। गिवन सिचुएशन के लिए कौन सा डेटा स्ट्रक्चर बेहतर है और कौन सा एल्गोरिथम बेस्ट है, इसको आप डिसाइड कर पाएंगे अगर आपने DSA समझा है, डिज़ाइन स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम को समझा। तो ये चीज़ आपको मदद करेगी ये चीज़ डिसाइड करने में कि किसी भी सिचुएशन में किसी चीज़ को, किसी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कौन सा डेटा स्ट्रक्चर अच्छा रहेगा और कौन सा एल्गोरिथम अच्छा रहेगा। उसके बाद है DSA की मदद से आप क्या कर सकते हैं, मेक प्रोग्राम्स दैट रन फास्टर। इसकी मदद से आप ऐसे प्रोग्राम बना सकते हैं जो कि बहुत तेज़ चले और उसका मेमोरी यूजेज भी कम हो। उसके बाद है अंडरस्टैंड हाउ टू अप्रोच कम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स एंड सॉल्व देम इन ए सिस्टमेटिक वे। आप ये भी समझ सकते हैं कि किसी कम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को कैसे समझा जाए और उसको सिस्टमेटिक ढंग से कैसे सॉल्व किया जाए। तो ये भी आप कर सकते हैं DSA की मदद से। अगर आपने DSA पढ़ा है तो ये आप कर सकते हैं। वेयर इज डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स नीडेड, कहाँ पे इन दोनों की ज़रूरत पड़ती है DSA की। तो DSA आर यूज्ड इन वर्चुअली एवरी सॉफ्टवेयर सिस्टम फ्रॉम ऑपरेटिंग सिस्टम टू वेब एप्लीकेशन। तो DSA का इस्तेमाल हर जगह होता है, क्योंकि हर जगह आपको प्रॉब्लम्स का सलूशन ही ढूंढना पड़ेगा। तो उसके लिए आप सॉफ्टवेयर बनाते हैं, एप्लीकेशन बनाते हैं, ये सब चीज़ें, तो वहाँ पर सभी जगह आपको जहाँ भी सॉफ्टवेयर बनाना है, सॉफ्टवेयर सिस्टम है, वहाँ पर आपको इसकी ज़रूरत पड़ जाती है। और ये चाहे ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर हो या फिर वेब एप्लीकेशंस हो। उसके बाद है फॉर, और भी हैं, जैसे फॉर मैनेजिंग लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा सच एज सोशल नेटवर्क और सर्च इंजन। तो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को मैनेज करना है, जैसे सोशल नेटवर्क है या फिर सर्च इंजन है, वहाँ पर भी DSA का इस्तेमाल होता है। और शेड्यूलिंग टास्क, किसी टास्क को शेड्यूल करना है, टू डिसाइड विच टास्क अ कंप्यूटर शुड फर्स्ट, जैसे कि किस टास्क को कंप्यूटर को पहले करना है, तो टास्क को शेड्यूल करने के लिए भी DSA का इस्तेमाल होता है।
प्लानिंग रूट, किसी रूट को प्लान करना है, जैसे कि जीपीएस सिस्टम हो गया, शॉर्टेस्ट पाथ पता करना हो गया ए से बी के बीच में, तो वहाँ पर भी आपको डीएसए की ज़रूरत पड़ेगी। फॉर ऑप्टिमाइजिंग प्रोसेस सच एज अरेंजिंग टास्क सो दे कैन बी completed एज क्विकली एज पॉसिबल। किसी प्रोसेस को आपको ऑप्टिमाइज करना है, टास्क को अरेंज करना है इस तरीके से कि वो पूरा का पूरा काम जिससे संबंधित ये टास्क है अच्छे से क्विकली हो जाए और उसका सलूशन भी पॉसिबल हो। फॉर सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स फ्रॉम फाइंडिंग द बेस्ट वे टू पैक अ ट्रक टू मेकिंग अ कंप्यूटर लर्न फ्रॉम डेटा। तो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में इसका इस्तेमाल होता है। डीएसए इज फंडामेंटल नियरली एवरी पार्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर वर्ल्ड। तो सॉफ्टवेयर वर्ल्ड का हर एक हिस्सा जो है उसका फंडामेंटल जो है वो डीएसए से ही सॉल्व किया जाता है। जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, डेटाबेस सिस्टम हो गया, वेब एप्लीकेशन हो गया, मशीन लर्निंग हो गया, वीडियो गेम्स हो गया, क्रिप्टोग्राफिक सिस्टम हो गया, डेटा एनालिसिस हो गया, सर्च इंजन हो गया। तो ये सारे एग्जांपल दिए, इन सभी जगहों में फंडामेंटल के रूप में डीएसए ही काम करता है। उसके बाद थ्योरी एंड टर्मिनोलॉजी। एज वी गो along this tutorial, new theoretical concept and terminology यानी new words will be needed so that we can better understand the data structures and algorithms we will be working on. These new words and concepts will be introduced and explained properly when they are needed. But there is a list of some key terms just to get an overview of what is coming. जैसे कि एल्गोरिथम है, तो एल्गोरिथम का मतलब हुआ, ये जो टर्म है इसका क्या मतलब हुआ, ऐसे स्टेप बाय स्टेप अ सेट ऑफ स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस टू सॉल्व ए स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स। किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं उसी का जो सेट है उसको एल्गोरिथम्स बोलते हैं। डेटा स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है कि अ वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग डेटा सो दैट इट कैन बी यूज्ड एफिशिएंटली। डेटा को इस तरीके से स्ट्रक्चर देना ताकि उसको एफिशिएंटली सॉल्व किया जा सके। कॉमन डेटा स्ट्रक्चर्स इंक्लूड, कुछ कॉमन डेटा स्ट्रक्चर्स भी हैं जैसे कि एरे हो गया, लिंक्ड लिस्ट हो गया, बाइनरी ट्रीज हो गए, ये सब हो गया। उसके बाद है टाइम कम्प्लेक्सिटी, मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ द टाइम एन एल्गोरिथम टेक्स टू रन। तो टाइम कम्प्लेक्सिटी का मतलब होता है किसी एल्गोरिथम जो टास्क है उसको रन करने के लिए जितने टाइम की ज़रूरत होती है उसको मेज़र किया जाता है टाइम कम्प्लेक्सिटी के जरिए। डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ द डेटा द एल्गोरिथम इज़ वर्किंग ऑन, और किस टाइप का एल्गोरिथम आप उस पर लगा रहे हैं उस डेटा स्ट्रक्चर पे, तो इस चीज़ पर भी ये टाइम कम्प्लेक्सिटी डिपेंड करती है। स्पेस कम्प्लेक्सिटी, अ मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ मेमोरी एंड एल्गोरिथम यूजेस। तो एल्गोरिथम जिस डेटा स्ट्रक्चर पे काम कर रहा है तो वो किस टाइप का डेटा स्ट्रक्चर है और कितना अमाउंट मेमोरी स्पेस ले रहा है, तो इसके लिए भी आप स्पेस कम्प्लेक्सिटी का इस्तेमाल करते हैं। तो ये टाइम कम्प्लेक्सिटी, स्पेस कम्प्लेक्सिटी, इसके माध्यम से आप बता सकते हैं कि आपका एल्गोरिथम कितना अच्छा है, ठीक है। और डीएसए कितना अच्छा है, मतलब एल्गोरिथम साथ साथ जो उसका स्ट्रक्चर जो आपने इस्तेमाल किया है, जिस पे आप एल्गोरिथम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कितना अच्छा है। जितना अच्छा होगा उसी हिसाब से स्पेस कम्प्लेक्सिटी आपकी सही आएगी, टाइम कम्प्लेक्सिटी जो है वो भी सही आएगी। इसकी वैल्यू आपकी जितनी कम आएगी टाइम कम्प्लेक्सिटी की, उतना ही अच्छा एल्गोरिथम होगा। और उसके बाद बिग ओ नोटेशन, ये क्या कहता है, द मैथमेटिकल नोटेशन दैट डिस्क्राइब्स द लिमिटिंग बिहेवियर ऑफ ए फंक्शन व्हेन द आर्गुमेंट नीड्स टुवर्ड्स ए पर्टिकुलर वैल्यू और इन्फिनिटी यूज्ड इन दिस ट्यूटोरियल टू डिस्क्राइब द टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिथम। तो बिग ओ नोटेशन इसका भी इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये मैथमेटिकल नोटेशन है जो कि डिस्क्राइब करता है फंक्शन के बिहेवियर को की लिमिटेशन को, फंक्शन की जो लिमिटेशन है, फंक्शन के बिहेवियर जो है उसकी लिमिटेशन को ये डिस्क्राइब करता है। जैसे कि आपने कोई आर्गूमेंट दिया और उसकी वजह से फंक्शन जो है इन्फिनिटी वैल्यू जनरेट कर रहा होगा या पर्टिकुलर वैल्यू जनरेट कर रहा होगा, तो वहाँ पर इस बिग ओ नोटेशन को आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद रिकर्सन तो आपको पता होगा, खुद को कॉल करने वाला जो सिस्टम होता है। अब प्रोग्रामिंग टेक्निक फॉर अ फंक्शन कॉल्स इटसेल्फ, एक प्रोग्रामिंग टेक्निक है जिसमें फंक्शन खुद को ही कॉल करता है, वहाँ पर आपको ये रिकर्सन वर्ड देखने को मिलेगा। उसके बाद डिवाइड एंड कॉन्क्यूर, द मेथड ऑफ सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स बाय ब्रेकिंग देम इनटू स्मॉलर more manageable sub problems, solving the sub problems, combining the solutions. Recursion is often used when using this method in an algorithm. तो डिवाइड एंड कॉन्क्यूर का मतलब ये होता है कि किसी बड़ी प्रॉब्लम को डिवाइड कर दो और उसको सॉल्व कर लो, तो इसीलिए डिवाइड एंड कॉन्क्यूर यहाँ पे लिखा हुआ है, वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। और इसमें अक्सर आप जब रिकर्सन इस्तेमाल करते हैं तो आपको यही चीज़ देखने को मिलती है, डिवाइड एंड कॉन्क्यूर वाली। उसके बाद ब्रूट फोर्स, a simple and straightforward way an algorithm can work by simply trying all possible solutions then choosing the best one। तो brute force का मतलब है कि जितने भी पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं उन सभी को आप वन बाय वन ट्राई करते हैं और जो बेस्ट सॉल्यूशन होता है उसी को आप सेलेक्ट करते हैं, तो वहाँ पर आप ब्रूट फोर्स का इस्तेमाल देखेंगे।
वेयर टू स्टार्ट, कहाँ से स्टार्ट करना है। इन दिस ट्यूटोरियल वी विल फर्स्ट लर्न अबाउट ए डेटा स्ट्रक्चर विथ मैचिंग एल्गोरिथम्स बिफोर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट डेटा स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले हम लोग डेटा स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे जहाँ पर हम मैचिंग एल्गोरिथम्स का इस्तेमाल करेंगे, मतलब ऐसा डेटा स्ट्रक्चर और उसमें मैच होता हो जो सबसे बेस्ट एल्गोरिथम वो उसी का इस्तेमाल करेंगे, और तभी हम नेक्स्ट डेटा स्ट्रक्चर की ओर बढ़ेंगे। फर्दर इनटू द ट्यूटोरियल द कॉन्सेप्ट बिकम्स मोर कम्प्लेक्स। जैसे जैसे आगे हम लोग बढ़ेंगे, जैसे जैसे आपका जो कॉन्सेप्ट है वो कम्प्लेक्स होता जाएगा। इट इज़ देयर फॉर ए गुड आइडिया टू लर्न DSA बाई डूइंग द ट्यूटोरियल स्टेप बाय स्टेप फ्रॉम द स्टार्ट। तो इसीलिए आपको ये बता रहा है कि धीरे धीरे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो आपको हर एक चैप्टर स्टेप बाय स्टेप सही से पढ़ना है, क्योंकि सारे जो चैप्टर हैं वो कनेक्ट हैं। अगर आप एक चैप्टर को छोड़ के 2 चैप्टर छोड़ के आगे जंप करेंगे तो वो आप पढ़ नहीं पाएंगे, क्योंकि इसमें यही चीज़ दी हुई है कि सारे जो चैप्टर हैं वो कम्प्लेक्सिटी के हिसाब से हैं और पीछे वाली चीज़ों से कनेक्ट हैं, यानी कि आपको स्टेप बाय स्टेप चैप्टर पढ़ के आगे बढ़ना है। एंड एज mentioned on the previous page, you should be comfortable in at least one of the most common programming language like। तो ये बता रहा है कि प्रीवियस पहले भी बताया गया है कि आपको इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में किसी में भी कम से कम एक में आपको कंफर्टेबल होना होगा, तभी आप DSA पढ़ पाएंगे, क्योंकि प्रोग्रामिंग के जरिए यहाँ पर एल्गोरिथम्स का इस्तेमाल किया जाएगा। तो एल्गोरिथम का मतलब ये होता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस किसके होंगे, प्रोग्रामिंग के जरिए बनाए गए होंगे ना। तो इसलिए आपको कोई ना कोई प्रोग्रामिंग आनी चाहिए, जैसे जावा स्क्रिप्ट है, C है, C++ है, पाइथन है, इनमें से किसी का ज्ञान जरूर होना चाहिए। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों को किसी भी प्रोग्रामिंग की जानकारी होगी। अगर नहीं होगी तो मेरी वाली जो प्लेलिस्ट है वहाँ पे आप जाके ट्राई कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं इनको। ऑन द नेक्स्ट पेज वी विल लुक एट 2 different algorithms that prints out the first 100 Fibonacci numbers using only the primitive data structures, the 2 integer variables. One algorithm uses a loop and one algorithm uses the something called recursion. तो ये बता रहा है कि सबसे पहले हम लोग क्या काम करने वाले हैं, 2 different algorithms इस्तेमाल करेंगे, जिसमें हम लोग फर्स्ट 100 Fibonacci नंबर्स को प्रिंट करेंगे। और इसमें हम लोग एक तो हम लोग यूज़ करेंगे प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स, इसमें केवल हम लोग प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर इस्तेमाल करेंगे, लेकिन एल्गोरिथम 2 इस्तेमाल करेंगे, एक लूप वाला और दूसरा जो है रिकर्सन से संबंधित जो है। तो इसको नेक्स्ट चैप्टर में देखते हैं।